नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। तो अपने जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। कल जो है 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे और बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन जो है वो हम लोग जो है आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो वीडियो जो है उसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाकी आप ITA वाले हैं और हम भी ITA वाले हैं तो थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए यार दोस्तों। और साथ में अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए वीडियो को। बाकी चलिए आज अपने जो है 25 क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसमें आगे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा रहेगा वो देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है किस प्रकार के उपकरण में वायु घर्षण डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के उपकरण में वायु घर्षण डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। डायनमोमीटर में, चल लोहे उपकरण में, प्रेरण प्रकार के उपकरण में, चल कुंडल उपकरण में। तो मैं पीछे भी बता चुका हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट ने इसका जो आंसर है वो डी किया था, लेकिन इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आपकी जो वायु घर्षण डैम्पिंग होती है उसका जो यूज़ किया जाता है वो उसमें किस में किया जाता है, वो आपका किया जाता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर किया जाता है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं दोलनों के बिना, सुई को नियंत्रित करने के लिए, उसके अलावा सुई की गति को तेज करने के लिए, सुई की जो उसकी शून्य स्थिति में लाने के लिए, विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करने के लिए। तो आपको बताना है कि जो चल कुंडली उपकरण है उस डैम्पिंग बल की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है। यानी कि ये आपका किस में से है, मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उस वाले चैप्टर में से है। तो इसका जो सही आंसर रहता है दोस्तों कि चल कुंडली उपकरण की जो आवश्यकता होती है वो डैम्पिंग बल जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है जो सुई है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अभी जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है। चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे की क्रोड जो है उसका यूज करने का क्या कारण है ये आपको बताना है। मीटर को अधिकतम संवेदनशील प्रदान करने के लिए, सुई की गति को नियंत्रित करने के लिए, विक्षेपण बल को मजबूत करने के लिए, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का जो है एक समान वितरण करने के लिए। तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है दोस्तों वो एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति में कौन सी त्रुटि होती है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति में कौन सी त्रुटि होती है ये आपको बताना है। मानव त्रुटि होती है, उपकरण त्रुटि होती है, प्रभाव त्रुटि होती है, स्विचिंग त्रुटि होती है। तो इसके अंदर जो है आपकी डिवाइस एरर जो है उसके कारण आपकी इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है वो गलत आएगी। अभी इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो बी रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है यदि सीटी का द्वितीयक खुला हो जाता है, यानी कि आपका करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो अगर खुली हो जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। यानी कि सीटी की प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो आपकी करंट ट्रांसफार्मर की जल जाएगी, वोल्ट एम्पियर क्षमता कम हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाएगी, सीटी की द्वितीय कुंडली जल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने का सूत्र क्या है। यानी कि आपको जो है ऊष्मा ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा यूज किया जाता है ये बताना है। तो अगर आपने जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जितनी भी क्लासेस मैंने प्रोवाइड करवाई है वो अगर आपने देखी है तो वहाँ पर मैंने आपको जो है हीट यानी कि ऊष्मा का जो है फॉर्मूला करवाया हुआ है दोस्तों। तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या था, H बराबर क्या था आई स्क्वायर RT जो है वो आपका जो है यूज किया गया था ऊष्मा ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो इसमें देखिए आपको कौन से
जो है ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ है आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी जो है वो आपका हीट बराबर जो है उस दिया गया दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करवाई हुई है वो अगर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उन क्लासेस को आप देखेंगे तो आपके जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो अपने आप हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है माइक्रोवेव ओवन में सिरिस्टर मोटर का क्या कार्य है। माइक्रोवेव ओवन में सिरिस्टर मोटर का क्या कार्य है, तो घूमता है और चुंबकीय जो है ऊर्जा प्रबंधित करता है, ऊष्मा को समान रूप में फैलाता है, ठंडी हवा अंदर खींचता है, गर्म हवा को बाहर निकालता है। तो आपका जो है किस लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को प्रतिबंधित करता है। ये आपका जो है राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि माइक्रोवेव ओवन में सिरिस्टर मोटर का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन अगर फिर भी अगर आगे देखने को मिलता है तो घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को प्रतिबंधित करता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की ऐसी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्प्लिट फेज मोटर, शेडेड पोल मोटर, रिपल्सन मोटर या यूनिवर्सल मोटर। तो आपका जो है खाद्य मिक्सर प्रकार की ऐसी सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर जो है, यूनिवर्सल मोटर जो है उसका यूज किया जाता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, ये आपको बताना है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं नियत धारा विधि, नियत विभव विधि, दिष्टकारी विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि या ट्रिकल चार्जिंग विधि। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो मैं ये जो है आपको सेल चैप्टर में करवा चुका हूँ कि जब बैटरी जो है वो लंबे समय तक अपनी बंद पड़ी होती है तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो है वो अपने ट्रिकल चार्जिंग विधि जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक दोष आ जाता है। वो दोष कौन सा होता है, तो हार्ड सल्फेशन, हार्ड सल्फेशन का दोष हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो है ट्रिकल चार्जिंग विधि वहाँ पर यूज करनी पड़ती है दोस्तों। तो अभी जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करता है, या माइक्रोवेव ओवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, हर आधे चक्कर में ध्रुवता बदलती है, माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि इसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति में उत्पादन जो है करने के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एकल कला पंप मोटर का दोष क्या होगा यदि वह धीमी गति पे चल रही है, यानी कि सिंगल फेज मोटर जो है वो आपकी अगर कम स्पीड पे चल रही है तो उसमें कौन सा दोष होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है शॉर्ट सर्किट हो गई है, या फिर आपका कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट अगर दोषपूर्ण हो गया है, या फिर खुली आरंभिक वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि आपका जो कैपेसिटर है दोस्तों, आपका जो कैपेसिटर है उसके अंदर कोई दोष हो गया है, तो उस कंडीशन में आपकी जो सिंगल फेज मोटर रहेगी वो आपकी दोष रहित रहेगी और वो धीमी गति पर चलेगी दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो आपको एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है पावर ट्रांसफार्मर का भाग का नाम क्या है, यानी कि आपको एक डायग्राम दे के पूछा गया है पावर ट्रांसफार्मर के भाग का नाम क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ब्रीदर है, बुकोज रिले है, टेप चार्जर है, एक्सप्लोजन वेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बुकोज रिले, यानी कि आपको जो डायग्राम दिया गया है वो किसका दिया गया है, बुकोज रिले का डायग्राम में दिया गया दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है, आपको ऑप्शन दिए गए दोस्तों लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर में विस्तार को अनुमति देता है, आंतरिक दबाव छोड़ने को अनुमति देता है, नमी के प्रवेश को रोकता है, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। तो नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। हाँ जी, आप सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा लोड
जो है वो उसके अंदर भिन्नता के कारण आपका जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर तेल जो है उसके स्तर को विस्तार को अनुमति देता है ये। तो कंजर्वेटर सबसे पहले होता क्या है, तो आपने ट्रांसफार्मर के ऊपर की साइड में देखा होगा एक गोल सी टंकी जो लगी होती है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर। और वो काम क्या करती है दोस्तों, तो वो आपका जैसे ही आपका जो ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है, तो लोड बढ़ने के कारण जो है उसके तेल जो है उसका आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ने के कारण उसको एक्स्ट्रा जो है स्पेस देता है, ताकि आपका जो तेल है बाहर टंकी में चला जाता है कंजर्वेटर में, और जैसे ही उसका जो आयतन है वो कम होता है वो आपका फिर से ट्रांसफार्मर के अंदर है आ जाता है दोस्तों। तो ये अगर आपको भी ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो नीचे जाके वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर में ल्यूमिनेट कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर में ल्यूमिनेटेड कोर को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर में ल्यूमिनेटेड कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। हिस्टैरिसीस हानि को कम करना, यांत्रिक क्षति को कम करना, भंवर धारा हानि को कम करना, ताम्र हानि को कम करना। तो इसके अंदर जो है देखिए आपसे पूछा गया लेमिनेटेड कोर जो होती है ट्रांसफार्मर में क्यों यूज की जाती है। तो दोस्तों लेमिनेटेड कोर जो होती है वो यूज की जाती है दोस्तों आपकी जो है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर उपयोग की जाती है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा होता कि इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा किस लिए मिलाई जाती है, तो हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है दोस्तों। और अगर आपने बोल देते उसमें ग्रीस वगैरह किस लिए करते हैं, तो ग्रीस वगैरह जो किया जाता है वो आपका यांत्रिक क्षति को कम करने के लिए। बाकी यांत्रिक क्षति जो है उसमें जीरो होती है, उसमें कोई भी ग्रीस वगैरह, क्योंकि मूविंग पार्ट होता नहीं है तो ग्रीस वगैरह की जरूरत इतनी पड़ती नहीं है। लेकिन ट्रांसफार्मर की जगह के ऊपर अगर यहाँ पर मोटर या जनरेटर दिया होता तो यांत्रिक क्षति वाला जो ऑप्शन है ये भी जो क्वेश्चन है वो बन सकता था आपका। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ताम्र हानि जो है लोहा हानि से कम होनी चाहिए, ताम्र हानि जो है भंवर धारा हानि के बराबर होनी चाहिए, ताम्र हानि जो है लोहा हानि के बराबर होनी चाहिए, या ताम्र हानि जो है वो लोहा हानि से अधिक होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जो है कॉपर लॉस और आयरन लॉस जो है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस जो है दोनों बराबर होने चाहिए दोस्तों। और दूसरा अगर ऑप्शन आ जाता कि स्थिर हानियां बराबर परिवर्तित हानियां होनी चाहिए, स्थिर हानियां बराबर है परिवर्तित हानियां, तो वो आंसर भी आपका सही होता दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आंकलन किया जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट जो दोष होता है, ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है, कौन सी हानि उसमें टेस्ट की जाती है। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कोर हानि, ताम्र हानि, केवल हिस्टैरिसीस हानि, केवल भंवर धारा हानि। तो उसमें जो है आपका ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन कोर हानि। और कोर में क्या लगी होती है आपकी, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील यानी कि लोहे की बनी होती है लगभग। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर यहाँ पर लोहा हानि दिया होता, अगर यहाँ पर लोहा हानि दिया होता तो लोहा हानि जो है बिल्कुल सही आंसर होता दोस्तों। और अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए ओपन सर्किट की जगह पे को जो है आपसे पूछ लिया जाए कि शॉर्ट सर्किट दोष, शॉर्ट सर्किट दोष किस लिए यूज होता है, तो शॉर्ट सर्किट जो दोष होता है दोस्तों वो आपका कॉपर लॉस जो है ज्ञात करने के लिए होता है। यानी कि ओपन सर्किट दोष है वो आपका लोहा हानि यानी कि आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए, और शॉर्ट सर्किट दोष किस लिए, कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन अपने कवर हो गए दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रेटल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रेटल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है, श्यानता का होता है, अम्लता का होता है, नमी का होता है, पेरावैद्युतिक शक्ति का होता है। तो इसमें देखिए श्यानता, नमी, अम्लता और पेरावैद्युतिक शक्ति दिए गए ऑप्शन में। तो श्यानता और अम्लता का कोई आपका जो है ट्रांसफार्मर का बात हो रही है तो इनका कोई मतलब नहीं है, नमी और पेरावैद्युतिक शक्ति हो सकता है आंसर। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नमी, यानी कि नमी जो है उसका परीक्षण किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक
पतली तार और बड़ी संख्या के घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी जो है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है पतली तार और जो है उसकी संख्याएं जो है अधिक क्यों रखी जाती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए, प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, उच्च प्रेरण देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका है उच्च प्रेरण देने के लिए। उच्च प्रेरण यानी कि हाई इंडक्शन देने के लिए जो है उसका यूज किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, बड़े ट्रांसफार्मर में जो चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है। यानी कि जो आपके बड़े ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो है स्टेपर्ड कोर जो है वो यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कोर के लिए जगह कम होती है, या फिर हिस्टैरिसीस हानि कम जो होती है, या तांबे के उपयोग को कम करता है, या फिर आपका भंवर धारा हानि को कम करता है। तो इसका जो है सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि तांबे के उपयोग को कम करता है। तांबे के उपयोग को कम करता है, ये आंसर सही रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर है जस्ता। यानी कि आपका सिल्वर ऑक्साइड में कैथोड के रूप में कौन सा यूज किया जाता है, तो जिंक यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर में लगे ब्रीदर से नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करके, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। आपको जो है यहाँ पर ऐसे गलत दिया गया है, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपको गलत दिया गया है इतना जो है, ठीक है। लेकिन जो है इधर इंग्लिश में अगर देखोगे तो यूजिंग सिलिका जेल लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि आपको जो है पेपर में क्या होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वाला जो होता है उसको सही माना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यूजिंग सिलिका जेल, यानी कि सिलिका जेल का उपयोग करके जो ब्रीदर है उसमें नमी को नियंत्रित किया जाता है, अमोनियम जेली का उपयोग कर कर, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग कर कर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर भी आपका क्या है, यूजिंग सिलिका जेल। सिलिका जेल का उपयोग करके अपने जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर नमी को नियंत्रित किया जाता है, ब्रीदर में लगी होती है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है, उच्च दर निरावेशन टेस्टर का यूज किया जाता है, मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो है अगर यहाँ पर आपको दिया गया है कि वोल्टेज जो है उसकी चार्जिंग स्थिति मापनी है कि वोल्टेज जो है आपकी बैटरी की उसको ज्ञात कर कर, तो इसके अंदर आपका जो है राइट आंसर रहेगा उच्च दर निरावेशन टेस्टर। लेकिन अगर आपका पेपर में दिया होता कि अपेक्षित घनत्व माप के बैटरी की चार्जिंग स्थिति मापनी है दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपका राइट आंसर होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा आपकी जो है बैटरी का अपेक्षित घनत्व माप के और बैटरी की चार्जिंग स्थिति को मापा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उच्च दर निरावेशन टेस्टर दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को क्यों खुला छोड़ा जाता है। वेंट प्लग को क्यों खुला छोड़ा जाता है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटों के रंग के बदलाव जांच करने के लिए, विद्युत अपघटन का स्तर जांचने हेतु, गैसों का सफलतापूर्वक बाहर निकलने हेतु, ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु। तो देखिए आपका जो बैटरी के अंदर जो है वेंट प्लग सबसे पहले है क्या, वेंट प्लग है क्या आपका, तो वेंट प्लग जो है बैटरी के ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं तो उनको बोला जाता है वेंट प्लग दोस्तों। ये जो वेंट प्लग होता है इसको जो है खुला क्यों रखा जाता है, बैटरी को चार्जिंग स्थिति के टाइम। तो बैटरी जो होता है उसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट में से जो आपकी गैस से बाहर निकलती है, तो उन गैसों को सफलतापूर्वक बाहर निकलने देने हेतु जो है बैटरी के अंदर वेंट प्लग जो होते हैं उनको खुला भी छोड़ा जाता है। और आपने देखा होगा उनके अंदर सुराख भी होता है, एक जो सुराख होता है वो भी इसी कारण होता है। तो आपका अगर पेपर में ये दिया होता कि वेंट प्लग के अंदर सुराख क्यों होता है, तो वो भी उसका आंसर है यही होता दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, सीसा अमल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या कारण है।
बकलिंग दोष क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो आपकी जो बैटरी है उसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है, इलेक्ट्रोड होते हैं वो मुड़ जाते हैं, वैद्युतिक अपघट्य की शक्ति को कम हो जाती है, इलेक्ट्रोड के मध्य लघु पतन हो जाता है दोस्तों। यानी कि आपको जो है बताना है कि लेड एसिड बैटरी के अंदर बकलिंग से होगा क्या। तो बकलिंग जो होता है दोस्त है उसके कारण आपकी जो बैटरी होती है वो फूल जाती है दोस्तों, बैटरी फूल जाती है। ये मैंने जब सेल चैप्टर करवाया था, सेल चैप्टर में करवाया हुआ है। तो बैटरी के अंदर आपकी जो है इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो फूल जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड है मुड़ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो इलेक्ट्रोड मुड़ जाना होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपसे पूछा गया है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए 2.1 होता है, 2.5 होता है, 1.1 होता है, 1.4 होता है। तो इसके अंदर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1.4 जो है फ्यूजिंग फैक्टर का मान रहेगा पुनः बांधने योग्य फ्यूज के लिए। तो ये जो है सारे के सारे जो है क्वेश्चन है आपके 50 जो है पेपर में एक आया हुआ भी है ये पेपर, बाकी जो है आपके इम्पोर्टेंट भी है, आगे भी इनमें से आपको जो है पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया लगे होंगे। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जो है वीडियो को लाइक करना है आपको। दूसरा काम आपको करना है कि अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और साथ में चैनल जो है उसको आपने अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो रेड कलर में दिया हुआ है वो वाला भी कर दो, और साथ में जो घंटी दी गई है उस घंटी को भी बजा दो ताकि आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी वो आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।